नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड के सभी छात्रों को पीसी पंथ की तरफ से नमस्कार। उत्तराखंड के छात्रों, भाई बहनों, बुजुर्गों, सम्मानित बंधुओं सभी को मेरा नमस्कार। सूरज धामी, अभिषेक बिष्ट, हेम डालाकोटी जी, जय हो। अभी 1 मिनट हुआ है लाइव हुए, 26 लोग आए हैं। हेम डालाकोटी जी, उमेद बिष्ट जी, बहुत से बेरोजगार हुए ओवरेज। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उमेद जी बोल रहे हैं कि बहुत सारे बेरोजगार जो है ओवरेज हो चुके हैं। बिल्कुल हो चुके हैं। 2014 से पुलिस की भर्ती नहीं आई अभी तक। बताइए, बेरोजगार ओवरेज तो हो ही रहे हैं, दोबारा मौका थोड़ी ना मिलेगा। प्रशांत चौहान जी, राहुल रावत जी, प्रिंस उनियाल जी, दीपक रावत जी, अंकित जी, नमस्कार जी। जब तक सब लोग लाइव आते हैं तब तक मैं सबके कमेंट पढ़ दूं, उसके बाद मैं फिर मुद्दे पर आऊँगा। अपने घर में इधर कोचिंग में मैं बैठा हूँ, अभी कोचिंग हॉल में एक स्थान पर बैठा हूँ जहाँ पर नेटवर्क थोड़ा आ जा रहे हैं। अभिषेक रावत जी, नमस्कार जी। संतोष नेगी जी, नमस्कार जी। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। आशीष रमोला जी, नमस्ते। राहुल राज, नमस्कार। जय भवानी, जय शिवसेना, नमस्कार। विजय बिष्ट, वीडियो और वीडियो की पोस्ट आएगी क्या? भैया मेरे हाथ में होता मैं तो अभी निकाल देता। मैंने तो 10 जुलाई 2019 के दिन 10 जुलाई 2019 के दिन यूके SSSC में वीडियो के लिए कितना कुछ किया आप सभी लोग जानते हैं। और 10 जुलाई के पहले भी क्या हुआ था सभी लोग। विजय पुजारी जी, अमित पोखरियाल जी, नमस्कार जी। फ़हीम अहमद जी, हेलो सर जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आज जिसके साथ आप लोगों की, युवाओं की दुआएं हैं उसको क्या हो सकता है। बाकी जीवन में विपदाएं तो आती रहती है। मनरेश कमल राव जी, हेलोपन जी, संतोष नेगी जी, नितेश। जिसके कमेंट छूट जाए तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, ऊपर अगर नहीं देख पाऊँगा मैं। अनुष्का जी, रणवीर जी, आशीष जी, मोनू कुमार जी, अमित पोखरियाल जी, मोनू जी, प्रवीण रावत जी, कैसे हो आप? ठीक हूँ। मंजीत जी, हरीश जी, दीपक जी, नरेश रावत जी, दीपक बिष्ट जी। पीसीएस के बारे में भी बात करें, बिल्कुल। उपेंद्र रावत जी, राहुल राज जी, अमित पोखरियाल जी। चलिए दोस्तों, तो बहुत सारे लोग, अभी 70% स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुद्दे पर बात करते हैं। अच्छा, दीपेंद्र जी कह रहे हैं आज स्मार्ट लग रहे हो। स्मार्ट क्या दीपेंद्र जी, आपको पता ही है गंजा हो रखा हूँ तो इसलिए थोड़ा टोपी पहन के आया हूँ। प्रवीण गैनी जी साहब, हैरी वाजपेयी, दीपक सिंह धामी जी, प्रणाम जी, नमस्कार। हाँ, तो मैं मुद्दे पर, जिस मुद्दे के लिए मैं आप लोगों के लिए जिस टॉपिक को लेकर आया हूँ उस पर बात करता हूँ। नरेश राव जी, चलिए। जीवन चंद पुजारी जी मेरे क्लास फेलो रह चुके हैं। जीवन जी नमस्कार। और मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। बचपन में हम लोग कैसे खेलते थे स्कूल में, और आपको काफ़ी मिस करता हूँ। करीब 10-15 साल से आपसे मुलाकात भी नहीं हुई है, जल्दी मिलूँगा। कला नेगी, कैसे हो सर? ठीक हूँ बहन, बिल्कुल ठीक हूँ। गुलाब जामुन ख़त्म हो गया हमारे लिए। अरे कहाँ गुलाब जामुन, परिवार में ऐसी हानि हो गई, गांव जाना पड़ा। ओके अमित पोखरियाल जी। हाँ चलिए दोस्तों, अब कमेंट का दौर ख़त्म हुआ। आप कई लोग आ गए हैं, लाइव आ चुके हैं। सबसे पहला जो मुद्दा है, जो पॉइंट है, वो ये है कि फॉरेस्ट गार्ड पेपर का क्या हुआ। बहुत सारे लोगों ने आज दिन में, जब मैंने बोला कि मैं लाइव आऊँगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने ये बोला कि गुरुजी या पंजी कि फॉरेस्ट गार्ड पे पहले बात होनी चाहिए। शंकर जोशी जी नमस्कार। तो संजय जोशी जी नमस्कार। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। बड़ों को जो है बहुत बहुत नमस्कार, छोटों को प्यार, और मेरे सभी छात्रों को शुभाशीष। लेकिन देखिए दोस्तों, जिस बात को लेकर मैं आया हूँ यहाँ पे, फॉरेस्ट गार्ड को लेकर के छात्रों के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं दिमाग में। तो मैं बताता हूँ
कि फॉरेस्ट गार्ड में क्या होने वाला है। जितना मेरे को पता है, अनुभव है, अनुमान है, उसके हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात ध्यान से सुनिएगा, फॉरेस्ट गार्ड में जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने आंदोलन किया, ये सब हुआ, तो उसके बाद सरकार ने क्या किया कि सारी की सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर डाल दी, पुलिस प्रशासन, इस चीज़ के ऊपर डाल दी। तो एसआईटी गठित की गई है, इसके बारे में भी सबको पता है। उसके बाद एसआईटी की रिपोर्ट आती नहीं आती, कोरोना का बीच में संक्रमण फैल गया, तो अभी गवर्नमेंट को एक बहाना मिल गया कि कोरोना है। अब दोस्तों इस बीच हमें भी अपने राज्य के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, हम कुछ कर भी नहीं सकते। इस बीच क्या होने वाला है मैं वो थोड़ा आपको बताता हूँ। देखिए, दो ही चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये कि आज नहीं तो कल एसआईटी की रिपोर्ट जरूर आएगी, सपोज मई में आएगी या जून में आएगी। तो यदि एसआईटी की रिपोर्ट हमारे फेवर में आती है कि भाई इस पेपर में धांधली हुई है और इस पेपर को दोबारा कराइए, तो मोस्ट वेलकम। जो मुझे पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और जांच चल रही है। भले ही ये लोग, हो सकता है कुछ सूत्रों से मुझे ये भी पता चला है कि हाँ, मैं आपको गुड न्यूज़ भी बता दूं, जो मेरे को पता चला है। हो सकता है वो न्यूज़ जरूरी नहीं है कि 100% सही हो। वो न्यूज़ ये है कि एसआईटी ने अपनी जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को सौंपी है, उसमें ये पाया गया है कि इस पेपर में बहुत बड़े लेवल पर धांधली हुई है और इस पेपर को दोबारा कराया जाए। ये जो जानकारी हमारे भी कुछ सूत्र हैं जिनके द्वारा मुझे पता चली, ठीक है। तो लेकिन अब वो मुख्यमंत्री पे डिपेंड करता है, मुख्यमंत्री जी महोदय हमारे माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इस विषय में क्या डिसीजन लेते हैं, सब कुछ उनके हाथ में है। तो अब अगर माना हमारे फेवर में आता है तो भाई मोस्ट वेलकम। सपोज दैट हमारे फेवर में नहीं आता है डिसीजन, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोकतंत्र में हैं, हम अपनी आवाज़ को और बुलंदियों से उठाएंगे। जैसे ही कोरोना का मामला हट जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो पीसी पंत अभी जिंदा है, आप चिंता मत कीजिए। मैं देहरादून आऊँगा, चाहे शांतिपूर्वक हमें कुछ भी करना पड़े, सब कुछ करेंगे, संगठन को मजबूत बनाएंगे। और यदि उसके बाद भी गवर्नमेंट नहीं मानती है, पहले भी हमने आंदोलन किए, अपने प्राण तक दांव पर लगा दिए, फिर भी सरकार नहीं मानी, उसके बाद भी नहीं मानती है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों हमारे पास हैं। हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे और हाई कोर्ट इसको आसानी से ले लेगा, क्योंकि हमारे पास एविडेंस काफ़ी है। उसके बाद भी नहीं माने तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। और यदि इतना सब कुछ करने के बाद भी नहीं मानते हैं तो 2022 में लड़ेंगे। ये है फॉरेस्ट गार्ड का जो स्टेप है। अब फॉरेस्ट गार्ड भर्ती को आप एक चीज और देखिए, जहां तक मेरा अपना अनुमान कहता है कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में सरकार छात्रों के हित में फैसला देगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इसको गवर्नमेंट खारिज नहीं करती है, सपोज दैट गवर्नमेंट इसका रिजल्ट आउट कर देती है, निकाल देती है अचानक, तो होगा क्या कि कोई न कोई स्टूडेंट तो जो है कोर्ट जाएगा ही। सपोज दैट माना इसकी मेरिट सब माना ठीक ठाक भी जाती है, 62, 63, 64 तक भी जाती है, तो जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होगा वही कोर्ट चले जाएगा। आप किस किस को रोकोगे? अभी तो हमने ही कितने लोगों को मना किया, भाई बहुत सारे लोग कोर्ट जा रहे थे। तो ये एक स्टैंड है फॉरेस्ट गार्ड पे। जहाँ तक 99% मुझे उम्मीद है कि सरकार, एसआईटी जरूर इसमें छात्र हित में फैसला लेगी। और दोस्तों, कहा भी गया है सकारात्मक सोचना चाहिए, और सकारात्मक सोच के साथ ही मैं भी चल रहा हूँ कि जरूर आज नहीं तो कल इंसाफ जरूर मिलेगा छात्रों को। और हो सकता है देर सवेर हो, लेकिन इसका जो एग्ज़ाम है वो दोबारा सरकार कराने का फैसला लेगी। और नहीं लेती है तो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में शांतिपूर्वक हम अपने प्राण की बाजी भी क्यों ना लगानी पड़े, हम आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, असहयोग आंदोलन चलाएंगे, सत्याग्रह चलाएंगे, गांधीवादी विचारधारा पे चलेंगे। जब गांधी जी ने अंग्रेजों को झुका दिया तो ये तो एक छोटा सा 3 अक्षरों का नाम है, TSR। दोस्तों, ABCD में TSR 3 अंकों का नाम है, इसको तो झुकाना आपके हाथ में है।
मेरे हाथ में तो क्या कह सकते हैं, लेकिन आपके हाथ में है। तो ये तो था दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड का स्टैंड। जो लोग ये कह रहे थे कि सर आप फॉरेस्ट गार्ड पे नहीं बोल रहे हो, कुछ नहीं बोल रहे हो, तो फॉरेस्ट गार्ड पे मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। अगर गवर्नमेंट आपके हित में फैसला नहीं लेती है तो ये पीसी पंत आपके लिए बिल्कुल तैयार है। ऐसा बिल्कुल मत समझ लेना कि एक बार ये जेल चले गया, सरकार से डर गया, ऐसा कतई नहीं है। हाँ, जेल जाने से बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं कि गांधीवादी विचारधारा पर चलना चाहिए और अपनी बात को हम कैसे परिपक्वता से अपनी बातों को रख सकें, वो चीज़ें सीखी है। और हम इंसान हैं, सीखना ही हमारा काम है। ठीक है, तो ये चीज़ है हमारी यहाँ पे, ये स्टैंड है फॉरेस्ट गार्ड के बारे में। ओके, तो आगे इसके बाद दूसरा जो टॉपिक मैं आपसे बात करने वाला हूँ, ये तो था फॉरेस्ट गार्ड के बारे में। आई थिंक आपका जो भी इसमें डाउट होगा फॉरेस्ट गार्ड के मामले में वो क्लियर हो गया होगा। फिर से सुन लीजिए मेरा स्टैंड क्या है। मेरा स्टैंड ये है कि एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, वेट करते हैं। 99% मुझे उम्मीद है कि छात्र हित में आएगा। क्यों? क्योंकि जिस राज्य में, फिर बोल रहा हूँ, छात्र हित का ध्यान नहीं दिया जाता है तो वो राज्य ही क्या, वही छात्र कल को आगे चल करके पूरे राज्य को, देश को चलाता है। तो छात्र हित को ध्यान में रखते हुए एसआईटी माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी महोदय छात्र हित में फैसला लेंगे, ये हमको उम्मीद है। और कोरोना के इस संकट काल में हम सरकार के साथ बिल्कुल जो है दिलो जान से सरकार के साथ हैं। कोई हम इस बीच कोई सत्याग्रह नहीं कर रहे हैं, इस बीच कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। उसका कारण यह है, जैसे कई छात्र बोल रहे थे कि सर आप तो कुछ कह ही नहीं रहे हो। ठीक है, ये चीज़ था। ठीक है, ओके। दूसरा जो बसंत भट्ट जी आ गए हैं हमारे बीच में, आलोक खुलवे जी आ गए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, सभी को मेरा नमस्कार। दूसरा मेरा जो स्टैंड है ये तो फॉरेस्ट गार्ड का था। दूसरा मैं जिस बात को लेके आपके बीच में आया हूँ आज, उसको सुनिएगा। दोस्तों मुझे माफ़ कीजिएगा, सबके कमेंट में नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बहुत सारी नीचे चर्चाएं हो रही हैं, वो बाद में देखूंगा। लेकिन जो मेरा आप लोगों के बीच आने का जो विषय है दूसरा, उसको सुनिए। देखिए दोस्तों, 746 पोस्टों पे विज्ञप्ति आई। बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट है कि आखिर होगा क्या, ये एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। नई पोस्ट कोई आएगी क्या, मैं बता रहा हूँ आपको। तो 746 वैकेंसी आई। वो जब हम लोग आंदोलन में बैठे हुए थे तो मेयर साहब आए, गामा जी, और उन्होंने जो है देखा कि ये लड़के नहीं मान रहे हैं, तो हमको उठाने के लिए उन्होंने ये वैकेंसी निकलवाई। चलो जो भी है, कुछ तो भला हुआ। वैकेंसी निकली, कुछ लोगों ने फॉर्म भी भर दिए, 10-20 हज़ार जितने भी फॉर्म पड़ गए। उसके बाद कोरोना संकट काल आ गया तो स्टे लग गया, है ना। दीपक बेलवाल जी मेरे भाई जो है अभी हमारे बीच में लाइव आ गए हैं, स्वागत करता हूँ उनका भी। तो ध्यान से सुनिएगा कि कोरोना संकट काल में इन्होंने क्या किया कि इन भर्तियों के विज्ञापन को रोक दिया। वो जरूरी भी था। क्यों? क्योंकि अगर सरकार उस समय ऐसा फैसला नहीं लेती कि ये जो 746 पदों पे फॉर्म भरे जा रहे थे इसको नहीं रोकती, तो लोग पैनिक हो जाते और सबको लगता भाई फॉर्म भरने की डेट जा रही है तो फटाफट साइबर कैफ़े में जाते। इससे सोशल डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंसिंग का जो मामला है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो पाता। तो इसलिए आयोग ने बाकायदा जो है ज्ञापन दे करके इस भर्ती को रोक दिया। अब बहुत सारे मेरे भाई बहन स्टूडेंट, मेरे सीनियर भी या मेरे छोटे जितने भी अनुज हैं, वो लोग ये सोच रहे हैं कि ये भर्ती अब नहीं होगी, कैंसिल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि हाँ, हो सकता है मई नहीं तो जून नहीं तो जुलाई, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 746 वैकेंसी है, इस पर जैसे ही कोरोना संकट काल हटेगा, मेरी यूके SSS में बात भी हुई इस मामले में, तो जैसे ही संकट काल हटेगा तुरंत जो है इस पर आपके विज्ञापन शुरू हो जाएंगे, आपको फॉर्म भरने के लिए साइट खुल जाएगी। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस बीच आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, आप लोगों ने मुझे अपना लीडर माना है या नेतृत्वकर्ता माना है, मैंने आप लोगों के साथ मिल करके आंदोलन किया। तो मैं आपको एक बात और कहता हूँ,
आंदोलन करना हमारा अधिकार है, लेकिन मेहनत करना भी हमारा अधिकार है। ऐसा नहीं कि दिन रात हम बस उसी के पीछे पड़े रहें। जैसे ही कोरोना संकट काल हटेगा हम फॉरेस्ट गार्ड पे अपना स्टैंड क्लियर कर देंगे, सरकार नहीं मानेगी तो हम आंदोलन करेंगे। लेकिन आखिर हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि हम सब लोग मिल करके पढ़ाई करें, जितने हमको अवसर मिलते हैं अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आएँ। तो इस बीच आप क्या कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। देखो बहुत सारे स्टूडेंट इस बीच मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर हम पढ़ाई करके करें क्या, क्योंकि एग्ज़ाम तो कोई होता नहीं है, और एग्ज़ाम होता भी है तो धांधली हो जाती है। देखिए दोस्तों, 2016 से पहले भी यही हो रहा था। जितने भी पटवारी वगैरह ये एग्ज़ाम होते थे, वीडियो का एग्ज़ाम हुआ तो सारे एग्ज़ामों में धांधली हो जाती थी। लेकिन एक वीडियो के एग्ज़ाम में जब हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, एग्ज़ाम दोबारा हुआ, तो उसके बाद लगातार 5-6 एग्ज़ाम बिल्कुल फेयर हुए। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मेहनत कीजिए। कोरोना संकट काल में आप घर पे हैं, पढ़ाई कीजिए, अच्छे से अच्छे स्टडी कीजिए, बुक्स पढ़िए। आप नई बुक्स, अगर आपके पास बुक्स नहीं हैं तो अपने दोस्तों से लीजिए, और ऑनलाइन बहुत सारा मैटर पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे पढ़िए। और जो लोग, मैं तो इतना लगा लीजिए, इतना मतलब बहुत कम शुल्क में ऑनलाइन मैं भी पढ़ा रहा हूँ, हमारे देहरादून में भी कई सारे मित्र पढ़ा रहे हैं, पढ़िए। यदि ऐसा ना हो कि कहीं पता चला कि एक समय ऐसा आएगा, आज से 6 महीने 4 महीने बाद एग्ज़ाम होंगे और आपके मार्क्स कम हो जाएं। तो ये 2 विषय थे, एक फॉरेस्ट गार्ड का और एक 746 जो क्लर्क की पोस्ट आ रखी है जिसमें 12th एजुकेशन मांगा है। इन 2 विषयों पर मैंने अपनी राय आपके सामने रख दी। 2 विषय हो गए। तो 746 क्लर्क की जो पोस्ट है, ध्यान से सुनिएगा, इस पर कुछ लोगों ने फॉर्म भर दिए हैं, बाकी लोग फॉर्म भरेंगे। वो कब भरेंगे? आपका जो है किसके बाद? आपका जो कोरोना संकट काल है उसके बाद, ठीक है। अच्छा, कुणाल रावत जी कमेंट कर रहे हैं कि गुमराह मत करो आप बच्चों को। कुणाल जी, मैं गुमराह करने वाला कौन होता हूँ? मैंने क्या गुमराह करना है? मैं तो जो चीज़ मेरा स्टैंड है, मैं कोई ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई ऑफिशियल, जो चीज़ मुझे पता है, मेरा अपना थिंकिंग है, वो ये है कि भाई पढ़ाई कीजिए और बाकी वेट एंड वॉच। परिस्थितियों को भी समझिए। कोरोना काल में हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं घर में बैठ के, और कुछ नहीं। इस बीच न तो कोई आंदोलन करना सही है और न करना चाहिए। जैसे ही कोरोना संकट काल हटेगा, हम लोग अपना स्टैंड क्लियर करेंगे, और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में अगर सरकार हमारे फेवर में नहीं बोलती है तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे, जेल जाना पड़े जेल भी जाएंगे, और अगर अपने प्राण भी दांव पर लगाने पड़े तो वो भी लगाएंगे। लेकिन अगर सरकार उसके बावजूद भी नहीं मानती है तो माननीय हाईकोर्ट हमारे पास है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमारे पास है, ये सब हम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो भी एग्जाम, आप फॉरेस्ट, एक भाई कह रहे हैं कि फॉरेस्ट का एग्जाम कब तक होगा? पहले सरकार उस पर निर्णय तो दे, तब एग्जाम की बात होगी। अभी तो माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के हाथ में है सब कुछ। अगर वो चाहे तो 6 महीने 3 महीने में एग्जाम करा सकते हैं, और वो चाहे तो 2023 में भी करा सकते हैं। सब कुछ उनके हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो 2 विषय थे दोस्तों जिनको लेकर के मैं आपके बीच में आया था। तीसरा विषय मैं बात करता हूँ। बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं कि बीडीओ बीपीडीओ की वैकेंसी अब आएगी भी नहीं आएगी, क्योंकि मंदी का दौर हो गया है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि जो यूके SSSC है हमारा, उसके पास जितने अध्याचन पहुँचे हैं या पहुँचेंगे, वो उस पर वैकेंसी निकालेगा, चाहे मंदी का दौर हो चाहे नहीं हो, ये आप मान लीजिए। हाँ, ये असर पड़ता है थोड़ा सा। सरकार जैसे अभी डीए कम कर रही है, ख़त्म ही कर दिया राज्य कर्मचारियों का, तो इस प्रकार से सरकार क्या कर सकती है? हो सकता है कि अगर उसके मन में आने वाले समय में ज़्यादा वैकेंसी निकालने का था तो कम निकालेंगे, लेकिन जिसका जियो बन चुका है वो तो निकलेगा ही। 746 वैकेंसी है तो वो होंगे ही। अगर बीडीओ बीपीडीओ की उनको ज़रूरत है, जैसे कि संशोधन भी हो चुका था, तो वो होगा, लेकिन हम 100% कह नहीं सकते। हमारे उत्तराखंड में सेम सिलेबस है। उत्तराखंड 40%, 20% हिंदी एंड 40% जीएस। हमें इन 3 चीज़ों को पढ़ना है। गौरव भट्ट जी आ गए हैं लाइव। पंजी नमस्कार। नमस्कार गौरव भट्ट जी देहरादून में शिक्षा कोचिंग चलाते हैं और बहुत अच्छी तैयारी ये भी कराते हैं और काफ़ी समय से जुड़े हैं।
रवि भाई हमसे मिल चुके, हमारे बीच में आ गए हैं। नीरज भट्ट जी आ गए हैं, रवि जी आ गए हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कैलाश पवार जी आ रहे हैं। तो दोस्तों ये मेरा स्टैंड है एग्जाम। अब आगे बात करते हैं। कई लोग बात करते हैं एनटी और आपका जो है पीसीएस, इसके बारे में पूछे थे। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों को ये पता चला था कि नायब तहसीलदार के करीब 250 पद आने वाले हैं, लेकिन इसका असर कोरोना की वजह से इस पर असर पड़ सकता है, हो सकता है, ठीक है। लेकिन इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि 2022 में चुनाव है, तो 2020 में सरकार या 2020 या 2021 स्टार्ट में सरकार पीसीएस, लोअर पीसीएस सब निकालेगी। और बाकी भाई सब मेरे से पूछने से अच्छा है कि माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से हम पूछें और अपने अपने क्षेत्र के विधायकों को पकड़ें कि जो लोग हमारी आवाज़ को विधानसभा में नहीं उठाते हैं। 57 विधायक हैं, ये सोचते हैं कि ये युवा छात्र क्या कर लेंगे, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, क्योंकि हम तो शराब पिला देंगे, हम तो नशा करा देंगे लोगों को और हमें तो वोट मिल जाएंगे। हकीकत यह है उत्तराखंड में कि हम युवाओं की कोई सुनने वाला नहीं है, हम युवा छात्रों की कोई वैल्यू नहीं है। आज 10 लाख करीब जो है बेरोजगार युवा उत्तराखंड में हैं, लेकिन वो केवल किस काम के रह गए हैं, झंडा बोकने के लिए और नारा लगाने के लिए। जिस समय चुनाव आता है हम युवाओं को इस्तेमाल किया जाता है नारे लगाने के लिए, और इनकी महंगी महंगी गाड़ियों में ये लोग जाते हैं उसके आगे झंडा पकड़ने के लिए और जिंदाबाद जिंदाबाद कहने के लिए। लेकिन हमारे युवाओं में एक संगठन की जो कमी थी, उस संगठन को हम आगे ला रहे हैं और हमारा युवा मात्र एक वोटर बन के रह जाता है। और हमारे युवाओं का जो दर्द है, युवाओं में भी मैं कह रहा हूँ जो पढ़े लिखे युवा हैं, जब उनके लिए रोजगार नहीं है तो जो पढ़े लिखे नहीं है उनकी तो कौन सुनेगा। तो जरूरत है हमको संगठित होकर अपने विचारों को रखने की। अगर हमारे विचारों को नहीं सुनते हैं तो हमें आने वाले समय में एक संगठन के तहत अपनी बात को रखना होगा। और दोस्तों बाकी मैं क्या कहूँ, मैं तो खुद ही ऐसे दौर से गुजर रहा हूँ। पहले देहरादून में उतने दिन आप खुद देख रहे हो दोस्तों, मेरा करीब 9 से 10 किलो वेट कम हो चुका है। पहले देहरादून में भूख हड़ताल पे रहा, फिर 5 दिन जेल में रहा, उसके बाद फिर डिस्टर्ब रहा। अभी कुछ थोड़ा सा उभरा था तो गांव में परिवार में ऐसा हादसा हो गया कि अल्पावस्था में हमारी भाभी जी एक्सपायर हो गई। 14-15 दिन के बाद घर में पहुंचा हूं। स्वास्थ्य मेरा ढीला ही चल रहा है, कमजोरी हो रही है। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि पीसी पंथ पीछे हट जाएगा या पीसी पंथ डर गया। हम डरने वाले लोगों में से नहीं हैं, क्योंकि हम गलत नहीं हैं। रही बात कई लोग कहते हैं राजनीति की, तो राजनीति करना मेरा नहीं बल्कि आपका भी एक संवैधानिक अधिकार है। समय आने पर अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो आप आंदोलन भी कर सकते हो, आप रैली भी कर सकते हो, आप शांतिपूर्वक अनशन भी कर सकते हो, भूख हड़ताल भी, और जरूरत पड़ी तो आप चुनाव भी लड़ सकते हो, क्योंकि प्रतिनिधित्व करने का आपका अधिकार है। मैं अपनी बात भी आपको बता दूं, कई लोग मुझसे कहते हैं कि पंत जी आप चुनाव लड़ोगे नहीं लड़ोगे। हाँ, यदि सरकार छात्रों को, मेरे उत्तराखंड के छात्रों को बेहतर अवसर नहीं देगी तो 2022 में मैं चुनाव लड़ूंगा। मेरे को किसी की डर नहीं है, वह मेरा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन कब? जब हमें अवसर नहीं मिलेंगे। अब आप बताइए, मैं छात्रों को पढ़ाता हूं, क्या मैं फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म भरूं? क्या मैं ग्रुप डी का फॉर्म भरूं? अवसर की समानता इस राज्य में है ही नहीं। सोचिए 2016 से पीसीएस का नामो निशान नहीं है, लोअर पीसीएस का नामो निशान नहीं है। तो बताइए, जो टीचर माना शिखर कोचिंग में देहरादून में पढ़ा रहे होंगे, होप आईएएस कोचिंग में पढ़ा रहे होंगे या एजुकेशन एकेडमी में पढ़ा रहे होंगे 10-10 साल से, क्या वो फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म भरेंगे? कमल कांत जी हमारे बीच में आ गए, हमारे बहुत ही वरिष्ठ हमारे साथी हैं देहरादून से और काफ़ी सक्रिय रहते हैं। अब बताइए, कमल कांत जी जो है इनकी अभी 40 करीब एज होने वाली है, मतलब क्या ये ग्रुप डी का एग्जाम भरेंगे? चलिए ग्रुप डी का फॉर्म भरेंगे भी, उसमें भी आप करप्शन कर देते हो। 100 में से 99 मार्क्स ग्रुप डी में लोगों के आए हुए हैं। तो
तो दोस्तों यहाँ पर ज़रूरत है, अभी कोरोना संकट काल में पढ़ाई कीजिए अच्छे से। कोरोना जब हटेगा तो मैं आपके साथ हूँ, हम लोग अपनी बात को और मजबूती से सरकार के सामने रखेंगे। हम झुकेंगे नहीं बल्कि हम झुकाएंगे। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, हम झुकेंगे नहीं झुकाएंगे, अपनी बातों को शांतिपूर्वक मनाएंगे। और आंदोलन में मेरे अनुज बॉबी पंवार की मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि वो कहते थे कि लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे। तो बॉबी पंवार आजकल अपने गांव में हैं, उनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा, शायद नेटवर्क उधर नहीं है। लेकिन हम बता रहे हैं कि हम झुकेंगे नहीं बल्कि झुकाएंगे, शांतिपूर्वक गांधीवादी विचारधारा पे चल करके अपनी बात को रखेंगे। आज उत्तराखंड के युवा बेरोजगारों का कोई नहीं है। जब यदि कोई होता तो 57 विधायकों में से कोई तो कहता कि इन छात्रों के साथ गलत हो रहा है। और मैं ये बता रहा हूँ, अभी देखिए करीब जो है 10,000 लोग मेरे साथ तो फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, बाकी करीब 1-1.5 लाख लोग स्टूडेंट मुझे ऐसे जानते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे भी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बीजेपी के फुल सपोर्टर हैं। उन्होंने बिल्कुल ऐसा कर रखा है कि अगर कोई भी हो बस ना भाई बीजेपी है। मैं भी मोदी जी का फ्रेंड हूँ, मैं आपको बता दूँ, हम मोदी विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। व्यवस्थाएं सही नहीं है। और जो लोग बीजेपी के लोग अभी भी मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूं, क्या ग्रुप डी में 100 में से 99 मार्क्स आ सकते हैं? और वो भी एक नहीं, 10-10, 20-20 लोगों के। क्या वन विभाग में मेरे उत्तराखंड के छात्रों के साथ न्याय हुआ है? वन विभाग के पेपर में 2 प्रश्न हैं ये मेरे। क्या फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में मेरे छात्रों के साथ या आपके छात्रों के साथ, आपके युवाओं के साथ न्याय हुआ है? नहीं हुआ है। 2, क्या पुलिस भर्ती का जो सपना देख रहे हैं जो छात्र, क्या उनके साथ न्याय हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। कैसे? क्योंकि 2014 में पुलिस की भर्ती आई थी, उस समय जो छात्र अंडर एज हो गया होगा तो सोचो आज वो ओवर एज हो गया होगा जनरल का छात्र। क्योंकि 22 साल ली जाती है पुलिस भर्ती के लिए और 1 साल का छूट होकर के 23 साल। तो सोचिए, अब सोचिए कि 23 साल का लड़का जो अच्छा दौड़ पाएगा या 20 साल या 18 साल का लड़का अच्छा दौड़ पाएगा, उसको तो कभी भर्ती का मौका ही नहीं मिला। तो जो हमारी पुलिस फोर्स में जो जवानों को, यंग लड़कों को जाना चाहिए, यंग टैलेंट को, वो टैलेंट तो बूढ़ा हो रहा है हमारा। सोचिए, जो हमारा स्टूडेंट उत्तराखंड का आईएएस की तैयारी कर रहा हो, अगर वो आईएएस में नहीं निकल पाए तो वो सपना देख रहा हो कि मैं उत्तराखंड राज्य में सेवा दूंगा, मैं पीसीएस अधिकारी बनूंगा, यहाँ खूब दिन रात पढ़ रहा हो, क्या 2016 के बाद आपने उसको मौका नहीं देना था? सोचिए, जो 2016 के पीसीएस और लोअर पीसीएस में नायब तहसीलदार में 2 नंबर, 3 नंबर या 1 नंबर से रह गया होगा, क्या उसको दोबारा एग्जाम देने का मौका आपने देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? यदि आपके पास वैकेंसी नहीं है खाली, तो आप राज्य कैसे चला रहे हो भाई? और मैं आपको बताऊं, हर विभाग में वैकेंसी खाली है। हकीकत यह है कि सरकार करना नहीं चाहती है। यह सरकार चाहती है कि मैं 2022 इलेक्शन के टाइम पे थोड़ा पोस्ट निकाल दूंगा और जो है उसके बाद कुछ भी नहीं, चल देंगे। हकीकत यह है कि पूरे सेटिंग कर रखी है, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। तो जो लोग कांग्रेस के भी सपोर्टर होंगे मेरे फ्रेंड लिस्ट में, तो वो भी ध्यान से सुन लीजिए, ये लोग रावत वाला गेम खेला जा रहा है हम लोगों के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पढ़ाई करनी है, खूब पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा छात्रों, हो सकता है जरूरत पड़ी तो हम में से कुछ लोग चुनाव लड़ेंगे 2022 में। मैं तो ओपन बोलता हूं, मैं नहीं डरता किसी से, क्योंकि चुनाव लड़ना गलत नहीं है, संवैधानिक तरीका है। राज्य का प्रतिनिधित्व करना कोई गलत बात नहीं है। अगर गलत बात है तो ये लोग क्यों लड़ रहे हैं? लेकिन ध्यान रखिए, सारे लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। हम लोग पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल खूब पढ़ाई कीजिए, दिन रात पढ़ाई कीजिए, सकारात्मक सोच से पढ़ाई कीजिए। आप ये सोचिए कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल को कोई पेपर फेयर होगा, लेकिन मैं अच्छा स्कोर करूंगा। अब फॉरेस्ट गार्ड में जिसके मार्क्स 70 से प्लस आ रहे हैं, जिसके 80 नंबर आ रहे हैं, 75 नंबर आ रहे हैं 100 में से, उस बेचारे का क्या कसूर है देखो। लेकिन कोई बात नहीं, आज वह जो है धांधली की भेंट चढ़ गया वो छात्र। लेकिन आने वाले समय में एक पेपर ऐसा आएगा कि जिसमें सरकार डरी हुई होगी, बिल्कुल भी धांधली नहीं होगी, वहीं पर वो छात्र टॉप कर जाएगा। लेकिन यदि आप आज टूट गए, अब फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में जिसके 75 मार्क्स आ रहे होंगे, 83 मार्क्स आ रहे होंगे, कई छात्र, मेरे 2 स्टूडेंट हैं जिनके 82 मार्क्स हैं सितारगंज में, जिनको मैं 3 साल 4 साल से पढ़ा रहा था। मैं उनसे कहता हूँ, आपसे भी कहता हूँ, अगर आज आप टूट गए तो आने वाले समय में एक अच्छा एग्जाम जब होगा, हो सकता है वहाँ आपका स्कोर कम हो जाए और आपसे जो कमज़ोर छात्र पहले था वो निकल जाए। इसलिए अपने आप को मजबूत कीजिए, इस कोरोना के माहौल में खूब पढ़ाई कीजिए। जहाँ ज़रूरत पड़ी तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मेरा नंबर आप सबके पास होना चाहिए, नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ 7830020657। और मैं ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ इस बीच, ठीक है। आप पढ़िए, मेरे से ना पढ़े किसी और से पढ़िए, बहुत सारे लोग पढ़ाने वाले हैं, ऑनलाइन पढ़िए या यूट्यूब पे फ्री वीडियोज हैं वहाँ से पढ़िए, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम है, अपने आप को मजबूत कीजिए, ऐसा ना हो। और दूसरी बात, वन लाइनर के भरोसे मत रहिए, टॉपिक समझिए, अच्छे से टॉपिकों को क्लियर कीजिए। उसके बाद दूसरा क्या है, पढ़ने के बाद पढ़ना ही नहीं है, अब आप पढ़ते जाओगे और क्या। दूसरा ये है, अपनी आवाज़ को बुलंद रखिए। ये जो वीडियो है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दूसरी बात, ये कोशिश कीजिए कि जैसे ही अगर हम पढ़े लिखे युवाओं को दबाया जाता है, जैसे फॉरेस्ट गार्ड में हमारे साथ अत्याचार हुआ है, यदि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में हमको न्याय नहीं मिलता है तो लड़ेंगे, जीतेंगे, ये भावना रखिए। 2, तीसरा अगर नहीं होता है तो हम सारा बदला अपना 2022 में लेंगे। 3 बातों को ध्यान रखिएगा दोस्तों। पहला की पढ़ाई करनी है खूब सारी। दूसरा, पढ़ाई करने के बाद जब सब ठीक ठाक हो जाए, इस समय तो आपत्तिकाल है, बिल्कुल एकदम अपने घरों में रहना है, पढ़ाई करनी है। उसके बाद हम फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में न्याय मांगेंगे। अगर उसके बाद भी हमें न्याय नहीं मिलता है तो तीसरा, 2022 में अपनी ताकत दिखाएंगे। हम ऐसे लोगों को कतई नहीं आने देंगे जो लोग हम युवाओं की वैल्यू नहीं समझते हैं। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय। और सबसे पहली बात, जय करता हूं उत्तराखंड के बेरोजगार युवा छात्रों का, और जो लोग रोजगार में हैं उन छात्रों की भी जय, क्योंकि यही जो युवा छात्र है वही आगे चल करके एक सोच बनता है और राज्य को चलाता है। हमें राज्य में ऐसे लोगों की आवश्यकता है कि जो राज्य को एक सही विचारधारा दे सकें, जो वास्तव में राज्य को समझते हों। हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है जो ये कहते हों कि गाय ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है जो फ्लैश लाइट को फ्लश लाइट कहते हों। हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है जो ये कहते हों कि चिपको आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई। अरे पूरा दुनिया, पूरा भारत, पूरा अमेरिका, इंग्लैंड तक चिपको आंदोलन को जो है पढ़ाता है, समझता है, क्योंकि पेड़ों से संबंधित है। और दुनिया जानती है कि चमोली के रैणी गांव से ये आंदोलन शुरू हुआ। और हाँ ठीक है, इतिहास में कहीं कहीं राजस्थान का जिक्र है, मैं मानता हूँ, हम भी ये नहीं कह रहे, लेकिन एक राज्य का मुखिया जिसको भाई अपने राज्य को ऊपर उठाना चाहिए। हमारे राज्य में जो चीज़ नहीं भी है उसको भी बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे राज्य का नाम इतनी बार आएगा तो हम गौरवान्वित होते हैं। अरे मैं द्वाराहाट का रहने वाला हूँ, मंदिरों की नगरी द्वाराहाट कहते हैं ना, तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है खुशी से। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पर मैं जन्मा हूँ। और हमारे मुखिया कहते हैं नहीं, चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है राजस्थान से हुई, चमोली तो ऐसे ही लोग बोल देते हैं। तो हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है, हमें एक ऐसे लीडर की आवश्यकता होनी चाहिए कि जो अपने राज्य की परिस्थितियों को समझता हो, जो जानता हो कि कैसे उत्तराखंड में पैदल चला जाता है। अरे मैं तो कह रहा हूं कि इस कोरोना संकट में अगर ढंग के मुखिया होते, ढंग के मुख्यमंत्री होते, तो हमारा राज्य तो इतना सा है, इतना छोटा सा,
आप यूपी को देखिए, 23 करोड़ लगभग पॉपुलेशन है वहां पे, यानी हमसे 20-22 गुना ज़्यादा, 1,86,000 लगभग, चलो 1.5 करोड़, 1 करोड़ 1 लाख मान लो, इतनी पॉपुलेशन हमारी है, हमसे 20-22 गुना ज़्यादा, और वो मुख्यमंत्री इतने एक्टिव हैं। मैं तो कह रहा हूँ अगर सही मुख्यमंत्री जी होते अभी तो इस राज्य के 24 घंटे में 4 चक्कर लगाए जा सकते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर लोगों को क्या दिक्कत है। लेकिन हकीकत यह है बिल्कुल निष्क्रिय हैं। ऐसे निष्क्रिय आपको नेता चाहिए तो वो ठीक है, नहीं तो 2022 में ये लास्ट ऑप्शन है दोस्तों। फर्स्ट मैंने बोल दिया पढ़ाई, सेकंड सही समय का इंतजार कीजिए, और अपने मांगों को दोस्तों, अपनी मांग के लिए लड़ना कोई गुनाह नहीं है। मैं जेल गया तो मैं फक्र से कहता हूँ कोई गुनाह नहीं किया। मैं अपने गांव गया, बहुत सारे वहाँ पे गांव में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने पूछा अरे तू तो जेल चले गया। मैंने कहा हाँ मैं जेल गया, अच्छे काम के लिए जेल गया, अपने राज्य के युवाओं के हित के लिए जेल गया। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई डकैती नहीं की, मैंने किसी को मारपीट नहीं की। हाँ मैं टंकी पे चढ़ा, अपने राज्य के युवाओं के हित के लिए चढ़ा, अपने हित के लिए चढ़ा, अपने युवाओं के, अपने छात्रों के हित के लिए चढ़ा, और उसके लिए 10 बार भी मुझे जो है अपना बलिदान देना पड़े। लेकिन हाँ इतना हमें भी एहसास हो चुका है कि शांतिपूर्वक हम कार्य करेंगे, और इतना सब कुछ करने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय नहीं मानते हैं तो नमस्कार है उनको मेरा, और 2022 में हम भी उनको अच्छे से नमस्कार कर देंगे। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। कोरोना काल में शांति व्यवस्था बनाए रखें, घरों में रहें और पढ़ाई करें खूब सारी, और यही मेरी आपसे शुभकामनाएं हैं, और स्नेह प्रेम भी आप लोगों से है। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। छात्रों और युवाओं के लिए मेरी ये एक अपील थी। धन्यवाद।